हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड व्हाट इज एन इम्प्लीमेंटेशन. Implementation is a process of ensuring that the information system is operational. It involves constructing a new system from scratch, constructing a new system from the existing one. इम्प्लीमेंटेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का सबसे लास्ट फेज़ होता है, जहाँ आप सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करते हैं और उसके बाद में उसकी मेंटेनेंस करते हैं. अब इम्प्लीमेंटेशन के अंदर या तो आप पूरे नए सिस्टम को दोबारा से बनाओगे, या अगर आप किसी का आपका सिस्टम पहले से कोई मैनुअल है, सब कंप्यूटराइज है, तो उसमें कुछ एडिशन करके हम उस पर नया सिस्टम इम्प्लीमेंट करते हैं या लागू करते हैं. Implementation allows the user to take over its operation for use and evaluation. It involves training the users to handle the system and plan for smooth conversion. यहाँ हम कन्वर्जन की बात करें. कन्वर्जन का मीनिंग है कि ओल्ड सिस्टम से न्यू सिस्टम में कन्वर्ट करना. अगर आपके पास सपोज आप एग्जांपल लेके चलते हैं कि बैंक का, आज से सपोज 15-20 साल पहले हमारे बैंकिंग सिस्टम पूरा मैनुअल था. सभी काम मैनुअल होता था. आप अगर कैश डिपॉजिट करवा रहे हैं, निकलवा रहे हैं, पासबुक एंट्रीज, फॉर्म ओपनिंग, अकाउंट ओपनिंग, सब कुछ मैनुअल रजिस्टर्स में एंट्री होती थी. काफ़ी अपना फाइल के लिए स्पेस चाहिए था, उनको लिए पर्सन चाहिए होते थे हमें. हमारा कुछ भी सिस्टम कंप्यूटराइज नहीं था. तो जब कंप्यूटर सिस्टम आया, एक पर्टिकुलर डेट से आपने कंप्यूटर सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर दिया, उस डेट से आगे का सारा रिकॉर्ड तो कंप्यूटराइज हो जाएगा, बट जो आपका पिछला पूरा डेटाबेस है वो सारा आपका मैनुअल है. तो कुछ टाइम तक वो आपका मैनुअल प्लस कंप्यूटराइज दोनों चलते हैं. जब आपका मैनुअल सिस्टम जो है आपका पूरा, उसका डेटाबेस रेडी हो जाता है कंप्यूटर में, जब धीरे धीरे कन्वर्जन कर देते हैं, हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं, इट इज़ नोन एज कन्वर्जन. उसके बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद आपका मैनुअल सिस्टम पूरा डिमोलिश हो जाएगा और आपका नया सिस्टम जो आपका कंप्यूटराइज है वो पूरा एज इट इज़ चलता रहेगा. Implementation is the carrying out, execution or practice of a plan or a method or any design, idea, model, specification, standard or policy for doing something. Implementation को आप इतने डिफरेंट एस्पेक्ट में आप ले सकते हैं कि एक प्रैक्टिस है प्लान की, कोई एग्जीक्यूशन है, कोई आइडिया, कोई मॉडल, कोई स्पेसिफिकेशन, कोई स्टैंडर्ड पॉलिसी, कुछ भी ऐसा जो आप पुराने सिस्टम को रिप्लेस करके न्यू सिस्टम बना रहे हैं, दैट इज़ इम्प्लीमेंटेशन. In an information technology, software or hardware implementation encompasses all the process involved in something operating properly in its environment, including analyze करना requirements को, installation, configuration, customization, testing करना, integration, user training, delivery and making necessary changes. The word deployment is sometimes used to mean the same thing. Deployment का meaning क्या होता है? Implementation. अब implementation में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? नंबर 1 ट्रेनिंग, conversion and peer, post implementation evaluation review. So let's discuss these three concepts. Number 1 is training. अब ट्रेनिंग का मीनिंग क्या होता है? प्रशिक्षण, कि अपने स्टाफ को ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षण देना, उस नए सिस्टम को कैसे ऑपरेट करना है, वेदर इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड एवरी एस्पेक्ट्स. द पर्सन इन द सिस्टम मस्ट नो in detail what their roles will be and how they can use the system and what the system will or will not do. सिस्टम क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, उन्हें क्या करना है, उनका क्या रोल है, उनको इस काम की ट्रेनिंग देना. देखिए आप किसी भी जगह जाके देखिए, इंजीनियर्स हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, टेस्टर्स हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, सभी को ट्रेनिंग दी जाती है. हर पर्सन का अपने सिस्टम में एक पर्टिकुलर रोल होता है, तो उसको अपने रोल को अच्छे से निभाने के लिए उनको कुछ ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है. अब ट्रेनिंग किस तरह से कर सकते हो? ट्रेनिंग सिस्टम ऑपरेटर्स, तो सिस्टम के ऑपरेटर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग करना. अगर जो कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी पोस्ट पर हैं, उनकी ट्रेनिंग कैसे की जाती है? सिस्टम ऑपरेटर मस्ट बी ट्रेंड प्रॉपरली सच दे कैन हैंडल all the possible operations, both routine and extraordinary. The operator should be trained in what common malfunctions may occur, how to recognize them, and what steps टू टेक व्हेन दे कम. उन्हें क्या स्टेप्स कब लेने हैं, ऑपरेटर्स को क्या काम कैसे करना है, डेटाबेस को कैसे मैनेज करना है, हार्डवेयर प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, सॉफ्टवेयर में ट्रबल शूटिंग भी होती है, हार्डवेयर में ट्रबल शूटिंग होती है, डाटा को सेव कैसे करना है, सभी एस्पेक्ट्स उनको बताए जाते हैं. ट्रेनिंग इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग ट्रबल शूटिंग लिस्ट टू आइडेंटिफाई पॉसिबल प्रॉब्लम्स एंड remedies for them, as well as the name and telephone numbers of individual to contact when unexpected or unsensible problem arise. ट्रेनिंग में आती है यूज़र ट्रेनिंग. वो ऑपरेटर्स हो गए, उनको ट्रेनिंग दे दी, उन्होंने क्या किया, सभी के सभी आस्पेक्ट्स को कस्टमर के हिसाब से उन्होंने सीख लिए. अब यूज़र, सपोज हम बैंक की बात करें,
तो बैंक के केस में, बैंक के जब सॉफ्टवेयर सिस्टम इम्प्लीमेंट होगा तो वहाँ जो ट्रेनिंग सिस्टम ऑपरेटर है वहाँ बैंक एम्प्लॉई हैं, नंबर 1। अब आता है यूज़र ट्रेनिंग। यूज़र हम लोग हैं, ठीक है, हम लोग भी यूज़र हो गए और बैंक के एम्प्लॉय भी वैसे यूज़र होते हैं, बट उनका सॉफ्टवेयर का लॉगिन अलग अलग होता है। यूज़र ट्रेनिंग में एंड यूज़र ट्रेनिंग, हम एंड यूज़र होते हैं, कस्टमर्स हैं, हमें भी ट्रेनिंग दी जाती है, बताया जाता है। देखिए, जब बैंक ने अपनी वेबसाइट की तो उनको एडवर्टीजमेंट करते हैं कि हमारी ये वेबसाइट है, हमारी ये ऐप्स हैं, आप इन्हें डाउनलोड कीजिए, आप इस तरह से ट्रांसफ़र कीजिए, बेसिक बेसिक। और अगर आप उनके साइट्स पे जाएंगे तो आपको पूरे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, वो ट्रेनिंग मॉड्यूल के पार्ट होते हैं। एंड यूज़र को पता होना ज़रूरी है कि कितनी एक्टिविटीज़ मैं बैंकिंग की एक्टिविटीज़ घर बैठे ऑनलाइन कर सकता हूँ, कि मुझे बैंक ना जाना पड़े, क्योंकि जब से ऑनलाइन बैंकिंग आई है बैंकों का वर्कलोड कम हो गया है, ठीक है। तो एंड यूज़र ट्रेनिंग भी मस्ट है। End user training is an important part of the computer based information system development, which must be provided to employees to enable them to do their own problem solving. User training involves how to operate the equipment, troubleshooting the system problem, determining what a problem, whether a problem that arose is caused by the equipment or software. कि सॉफ्टवेयर में जो प्रॉब्लम जो आई है वो सॉफ्टवेयर की वजह से या हार्डवेयर की वजह से। आप एक सिस्टम को यूज़ करें, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप कंप्यूटर लैब यूज़ कर रहे हैं, यू मस्ट नो कि अगर ये सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है तो इस वजह से है, आपको पता होना चाहिए। अगर सिस्टम में इंटरनेट नहीं चल रहा तो उसे क्या रीजंस हैं, या तो नेट डिस्कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है, वाईफाई में दिक्कत हो सकती है, या आपकी लैन केबल डिस्कनेक्ट हो गई है, या कुछ भी प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है। आपको बेसिक सारी ट्रबल शूटिंग पता होनी चाहिए। तो ये पता होने के लिए आपको पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, आपको देखना पड़ता है इसमें। Most user training deals with the operation of the system itself. The training courses must be designed to help the user with fast mobilization for the organization. आप अपने एंड यूज़र को जितना अच्छा ट्रेन करेंगे, आपके ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ उतनी ही जल्दी और अच्छी होगी। ट्रेनिंग मेथड्स क्या होते हैं? इंस्ट्रक्टर एलईडी ट्रेनिंग, लाइक एक इंस्ट्रक्टर है, वो एक क्लासरूम के अंदर एक स्क्रीन लगी हुई है, तो सारे मॉड्यूल चल रहे हैं, उस पर पावर पॉइंट की हेल्प से आपको बता रहा है, दैट इज़ ऑन स्क्रीन ट्रेनिंग हो गई आपकी, इंस्ट्रक्टर एलईडी ट्रेनिंग कह सकते हैं आप उसको। वर्चुअल क्लासरूम, अगर आपका ट्रेनर सपोज बेंगलोर में है, आप पंजाब में हैं, दिल्ली में हैं, आप वहाँ नहीं जा सकते। आजकल क्या है, स्टूडेंट्स ऑनलाइन जो मीट लगा रहे हैं, गूगल मीट पे क्लासेस लगा रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स कॉलेज के, स्कूल्स के, तो वो वर्चुअल क्लासरूम्स हैं। हम डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म यूज़ करें, लाइक गूगल मीट, जूम एंड वेबएक्स, डिफरेंट एप्लीकेशंस, वो वर्चुअल क्लासरूम है। एक जो इंस्ट्रक्टर है वो कहीं बैठा है, स्टूडेंट्स सभी कहीं बैठे हैं, बट वो एक प्लेटफॉर्म में आकर जुड़ रहे हैं और उनकी इंस्ट्रक्शन को सुन रहे हैं, तो वो भी एक ट्रेनिंग का पार्ट है, तो वो भी एक फैसिलिटी है। नॉर्मल क्लासरूम में आप फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हो, तो वो भी ट्रेनिंग होती है। अब एक सपोज आप देखा होगा आपने, जैसे फेविकॉल कंपनी है। अब देखिए, हम यहाँ सिस्टम की बात करें, कंप्यूटर सिस्टम, ऐसी कंपनी जो कंप्यूटर सामान बिल्कुल नहीं बनाती, ना उसका हार्डवेयर से लिंक है, ना कोई सॉफ्टवेयर से लिंक है। फेविकॉल का आपने नाम सुना होगा, फेविकॉल कंपनी का नाम। फेविकॉल कंपनी के डिफरेंट प्रोडक्ट्स आते हैं, पिडिलाइट कंपनी के कंसनट्रेट आता है सीमेंट में मिलाने का, जिससे कि सीलन नहीं आती। अब वो एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, ठीक है। अब उस लिक्विड को यूज़ कैसे करना है, आपने पॉपुलर कर दिया, कस्टमर डिमांड भी कर रहा है कि हाँ नहीं, मुझे अगर नया घर बनाना है तो मैं सीमेंट के साथ साथ वो भी पिडिलाइट का सोल्यूशन ज़रूर लूँगा मैं, ठीक है। उसको सीमेंट के साथ जब रेत और पानी मिलाते हैं, उसमें थोड़ा सा मिलाना होता है पानी में मिला के, और ताकि आपका जो सीमेंट का मिक्सचर तैयार होगा मकान बनाने में, तो उसमें सीलन नहीं आएगी, ठीक है। बट ये टेक्निकलिटीज़ किसको पता होनी चाहिए? मिस्त्री को, मेज़न को पता होनी चाहिए, मज़दूरों को पता होने चाहिए। वो सारा ये उन्होंने ये काम करना है, ठीक है। कस्टमर डिमांड कर लेगा, कस्टमर खरीद के ला देगा, अगर उनको यूज़ करना नहीं आएगा तो उसका कोई यूज़ नहीं है। तो इस कंपनी में हमने देखा है, ये कंपनियाँ क्या करती हैं, अपने जो इनके मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, वो हर शहर में, छोटे शहरों में मीटिंग ऑर्गेनाइज़ करते हैं, उनको गिफ्ट्स देते हैं, उनको वर्चुअल क्लासरूम वहाँ नहीं होता, क्योंकि उनके पास ऐसी कोई सुविधा नहीं होती मजदूर और मिस्त्री के पास। उनको क्या करते हैं, इंस्ट्रक्टर एलईडी ट्रेनिंग या नॉर्मल क्लासरूम की तरह 50-50, 20-20, 30-30 का ग्रुप बना के उनको समझाते हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट है, देखिए ये काम ऐसे करता है, क्योंकि यूज़ आपने करना है किसके लिए? कस्टमर के लिए। तो वो एंड यूज़र ट्रेनिंग प्लस इसमें वो क्या होगा, जो आपके यूज़र ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेटर तो यही होगा ना, यूज़ इन्होंने करना है, तो इनको भी पता होना चाहिए। तो ट्रेनिंग का बेसिक पर्पस क्या होता है? सिस्टम के बारे में ऑपरेशनल बताना, उसको ऑपरेशंस कैसे करता है और आपने उसको किस तरह से यूज़ करना है। ट्रेनिंग मेथड्स, सेल्फ पेस ट्रेनिंग, आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सेल्फ पेस सीखते हैं। इंटरनेट है आपके पास, अगर आपको कुछ ये प्रॉब्लम आ रही है, देन यू कैन सिंपली गो टू यूट्यूब एंड सर्च द टॉपिक, हाउ टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम, हाउ टू रिबूट दिस, हाउ टू फॉर्मेट दिस पर्टिकुलर मोबाइल फ़ोन, हाउ टू डाउनलोड दिस पैकेज, हाउ टू ट्रबल शूट दिस प्रॉब्लम इन विंडोज 7। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है ऑपरेटिंग सिस्टम में, नेट में, वाईफाई में, मोबाइल्स में, इंटरनेट में,
वायरस की बहुत प्रॉब्लम होती है, आप सिंपली सर्च कीजिए, देखिए और समझिए और उसको ठीक कीजिए। और कई बार क्या होता है, आप काफ़ी कुछ चीज़ें जब खुद करते हैं तो वो सीख जाते हैं साथ साथ, तो वो आपकी सेल्फ प्रेस ट्रेनिंग होती है, ये सेल्फ मोटिवेटेड ट्रेनिंग होती है। मल्टीमीडिया ट्रेनिंग में आपका सी डी रोम कंप्यूटर सिस्टम मॉनिटर की हेल्प से आपको जो ट्रेनिंग दी जाती है दैट इज़ मल्टीमीडिया ट्रेनिंग। एंड वेब बेस्ड ट्रेनिंग में क्या होता है, आपको कंप्यूटर इंटरनेट की हेल्प से इंटरनेट साइट्स पे आपको जो ट्रेनिंग दी जाती है दैट इज़ वेब बेस्ड ट्रेनिंग। आप अगर सपोज एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज के प्रोफेसर्स अगर ऑनलाइन ट्रेनिंग करते हैं, अगर आपका लॉकडाउन है और आप उसको ट्रेनिंग घर बैठे बैठे लॉकडाउन में ट्रेनिंग कर रहे हो किसी अदर यूनिवर्सिटी से, किसी अदर आईआईटी से, थ्रू वेब एप्लीकेशन, थ्रू गूगल मीट या थ्रू अदर ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू, तो वो आपकी वेब बेस्ड ट्रेनिंग है। तो आपने टीचर होते हुए ट्रेनिंग ले ली, क्योंकि हर टीचर को अपने आप को मॉडिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। आपने ट्रेनिंग ले ली, आपको पता लग गया वो चीज़, अब वो आप फर्दर चीज़ें अपने स्टूडेंट को आगे कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप वेब बेस्ड ट्रेनिंग लेके वेब बेस्ड माध्यम के थ्रू ही आप अपने स्टूडेंट्स को ही वो ट्रेनिंग फॉरवर्ड कर सकते हो। नेक्स्ट आपका टॉपिक है कन्वर्जन। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ माइग्रेटिंग फ्रॉम ओल्ड सिस्टम टू द न्यू वन। पुराने सिस्टम से नए सिस्टम में माइग्रेट करना वो कन्वर्जन होता है। बट कन्वर्जन कई बार हमेशा एक बार आप सीधा ही कन्वर्ट नहीं करते, मैनुअल से सीधा ही कंप्यूटराइज नहीं लेके आते। आपको मैनुअल से कंप्यूटराइज करने में धीरे धीरे स्विच ओवर करना होता है, क्योंकि आपका जो मैनुअल डेटाबेस है उसको धीरे धीरे आप कंप्यूटराइज करते हो। और वो जब आपका पूरा सिस्टम, पूरा डेटाबेस, पूरा रिकॉर्ड कंप्यूटराइज हो जाता है, तो उसके बाद से आपका फिर आपको मैनुअल की ज़रूरत नहीं होती, आपको तब से आपका फुल्ली कंप्यूटराइज सिस्टम इम्प्लीमेंट माना जाता है। इट प्रोवाइड्स अंडरस्टैंडेबल एंड स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू इम्प्रूव द कम्युनिकेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट टीम। कन्वर्जन प्लान्स क्या होते हैं, आपने कन्वर्ट कैसे करना है, किस प्लान के थ्रू सिस्टम को कन्वर्ट करना है, लेट अस डिस्कस। It contains description of all the activities that must occur during implementation of the new system and put into operation. इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं, नेम ऑल फाइल फॉर कन्वर्जन, जितनी फाइल हैं उनको सभी कन्वर्ट करना है, सभी डाटा की रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए आपको, सारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट, आइडेंटिफाई द कंट्रोल्स ऑफ ईच एक्टिविटी, आइडेंटिफाई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच पर्सन की कौन सा पर्सन क्या काम कर रहा है, ठीक है, एंड वेरीफाई कन्वर्जन शेड्यूल्स। तो इन सब चीज़ों को आपको कन्वर्ट करना होता है न्यू सिस्टम के अंदर। कन्वर्जन मेथड्स क्या होते हैं, देर आर 4 टाइप्स ऑफ कन्वर्जन मेथड, पैरेलल कन्वर्जन, डायरेक्ट कट ओवर, पायलट अप्रोच एंड फेज इन मेथड। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस पैरेलल कन्वर्जन। पैरेलल में क्या होता है, ओल्ड एंड न्यू सिस्टम आर यूज साइमल्टेनियसली। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक बैंक में आज से कंप्यूटर सिस्टम शुरू कर दिया, लेकिन आज तक का जितना कस्टमर का रिकॉर्ड है जो रजिस्टर्स में हाथ से लिखा हुआ है, वो सारे रिकॉर्ड की एंट्रीज भी कंप्यूटराइज करोगे, सेव करोगे पहले साथ साथ, ठीक है। आज से तो जो खाते खुलेंगे, कस्टमर अकाउंट ओपन होंगे, वो कंप्यूटराइज होंगे, हम जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे ऑनलाइन करेंगे। बट आज से पहले जितना डाटाबेस उसको कन्वर्ट करते रहो ऑनलाइन, और आज से जो आपका है वो सिस्टम आप न्यू वाला यूज़ करते रहो। तो कुछ टाइम ऐसा आएगा, कुछ मंथ्स आपको ओल्ड और न्यू सिस्टम को मिला के चलना पड़ेगा। तो ये जो फेज होगा आपका फेज इन मेथड बोलते हैं, और ये आपका पैरेलल कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है। डायरेक्ट कट ओवर कन्वर्जन में क्या होता है, न्यू सिस्टम इंप्लीमेंट कर देते हैं और ओल्ड सिस्टम को फुल्ली आप रिप्लेस कर देते हो। इसमें एडवांटेजेस क्या होती हैं, इट फोर्स यूजर टू मेक अ न्यू सिस्टम वर्क। एक इसमें ये तो फ़ायदा कि आपका न्यू सिस्टम फटाफट इंप्लीमेंट हो जाता है, एंड इमीडिएट बेनिफिट फ्रॉम न्यू मेथड्स एंड कंट्रोल मिलने शुरू हो जाते हैं। बट नो फॉल बैक, अगर आपके नए सिस्टम में फॉल बैक हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो आप नए सिस्टम से भी जाओगे और पुराने सिस्टम से भी जाओगे, और इसमें आपको बड़ी केयरफुल प्लानिंग करनी पड़ती है। हर जगह डायरेक्ट कट ओवर पॉसिबल नहीं होता। पायलट अप्रोच, स्पॉट फेज्ड अप्रोच दैट ग्रेजुअली इम्प्लीमेंट सिस्टम अक्रॉस ऑल यूजर्स। तो इसमें आप जो फेजिंग मेथड है जो आप ये लास्ट में पढ़ेंगे, या जो आपने जैसे पढ़ा था, फेजिंग मेथड को पहले कंप्लीट करते हैं। वर्किंग वर्जन ऑफ सिस्टम इम्प्लीमेंटेड इन द वन पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन फीडबैक, कि फीडबैक के बेस पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने एक फेज़ को चेंज कर दिया, बाकी सारा हमने बैंक में क्या किया, सारा काम आपका ऑफलाइन चलेगा, मैनुअल चलेगा जो पुराना सिस्टम है। बट अगर आज से अगर नए खाते खोलने हैं तो सिर्फ नए कंप्यूटर सिस्टम, नए सॉफ्टवेयर में ही ओपन होंगे। आप सिंपल कस्टमर से फॉर्म नहीं भरवाओगे, सीधा भरवा के मतलब उसका मैनुअल खाता नहीं खोलोगे, कंप्यूटर में एंट्री करोगे, उसकी सब कुछ स्कैन करके रखोगे। हमने एक मॉड्यूल को कन्वर्ट कर दिया, दैट इज़ फेज इन मेथड। तो इस तरह से फेज इन मेथड में आप धीरे धीरे क्या करते हो, डिफरेंट डिफरेंट यूज़र्स को लेकर, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स को लेकर आप मॉड्यूल वाइज चेंज करते हो, सिस्टम को कन्वर्ट करते हो, दैट इज़ पायलट अप्रोच। ओके। पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन इवोल्यूशन रिव्यू, पीयर।
Peer is a tool of standard approach for evaluating the outcome of the project and determine whether the project is producing the expected benefits to the processes, product or services. Okay, it enables the user to verify that the project or system has achieved its desired outcome. कि आपको जो सिस्टम है उसने डिज़ायर्ड टाइम के अंदर अपना डिज़ायर्ड आउटपुट अचीव किया या नहीं किया। आपने इम्प्लीमेंट जिस पर्पज़ के लिए किया था, सॉफ्टवेयर डेवलप किया, रिक्वायरमेंट के लिए एनालिसिस किया, फिजिबिलिटी स्टडीज़ की, डिज़ाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, फिर इम्प्लीमेंटेशन की, किसके लिए किया आपने कि हमने इस सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करना है, कर दिया। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या था स्टार्टिंग में, उसको आप मैच करोगे कि कितना फुलफिल हो रहा है, वो पीयर रिपोर्ट के अंदर मेंशन होता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं पीयर के? The objective of the peer are as follows: to determine the success of project against the projected cost, benefit and timelines. आप cost, benefit और timelines को आप प्रोजेक्ट करोगे, इनको determine करोगे, to identify the opportunities to add additional value of the project, to determine strength and weakness of the project. Actually ये क्या होता है आपका जो SWOT एनालिसिस होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस। SWOT, SWOC, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस। तो आपके सिस्टम की स्ट्रेंथ क्या है, पॉजिटिव चीज़ें क्या हैं, वीकनेस क्या है, इम्प्लीमेंट करने के बाद भी आपने कुछ अचीव नहीं किया, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, इस सिस्टम को आप आगे फ्यूचर में क्या अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं आपको, कितनी उसमें संभावनाएं और हैं इसके अंदर, और चैलेंज क्या है आपके सिस्टम को, अगर कोई ऐसे चैलेंज है कि वो इस पर्टिकुलर जो आपका प्रेजेंट आउटपुट है उसको अचीव करने में सक्षम नहीं है। तो ये चारों चीज़ें इन एनालाइज की जाती हैं और यही इनके पीयर के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो यहाँ पर आपका आ गया सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। जो ऊपर आपको मैंने स्लाइड्स दिखाई हैं, ये सभी के सभी स्लाइड्स हिंदी में लिखी हुई हैं, ये सभी मैटर, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस क्या है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ मेंटेनेंस, मेंटेनेंस की जरूरत क्यों होती है, एरर, फॉल्ट और करेक्टनेस, फेलियर को करेक्ट करने के लिए, डिज़ाइन को अच्छा बनाने के लिए, एनहांसमेंट्स और को इम्प्लीमेंट करने के लिए, सिस्टम की कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, कोड को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए ताकि कोड तेज़ी से रन हो सके, कंपोनेंट्स को मॉडिफाई कर सकें और अनवांटेड साइड इफेक्ट्स को आप डिस्कार्ड कर सकते हो। ये आपका सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का टॉपिक है। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का डेफिनेशन देखिए। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस वो सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई करने का प्रोसेस होता है जिसे कस्टमर को यूज़ करने के लिए दे दिया गया हो। अभी आपने इम्प्लीमेंटेशन कर दी, अब आप पढ़ेंगे मेंटेनेंस। सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट हो गया, अब सॉफ्टवेयर बैंक में यूज़ कर रहे हैं, ऑपरेटर्स यूज़र भी यूज़ कर रहे हैं, अब उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, उस प्रॉब्लम को किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं उन्हें कैसे हम दूर कर सकते हैं, दैट इज़ मेंटेनेंस। तो ये आपके स्टार्टिंग में ही एजेंडा में होता है, इनके जो एग्रीमेंट होता है कंपनी के साथ कस्टमर्स के, कि आपने हमारा सॉफ्टवेयर बनाई है और सॉफ्टवेयर के बाद आपको 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर आप हमें एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, उसके ड्यूरेशन, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से ये मेंटेनेंस करते हैं। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का मुख्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के डिलीवरी के बाद उसे मॉडिफाई और अपडेट करना होता है कि जिससे कि उस सॉफ्टवेयर के फॉल्ट को करेक्ट किया जा सके और परफॉर्मेंस को बेहतर बनाया जा सके। सॉफ्टवेयर दोबारा से डिज़ाइन नहीं होगा, दोबारा से कोई कोडिंग नहीं होगी, ठीक है। अगर कोई किसी फेज़ में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कमी फिर भी रह गई है टेस्टिंग के बाद भी, तो हम उसको जस्ट दूर करके और उस सिस्टम को, उस पार्ट को मॉडिफाई करते हैं, दैट इज़ मेंटेनेंस। ओके, मेंटेनेंस की जरूरत क्यों होती है, वी हैव रीड इट। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के प्रकार कितने टाइप्स का होता है। नंबर 1 इज करेक्टिव मेंटेनेंस। इसमें उन बग्स को फिक्स किया जाता है जो यूज़र के द्वारा फाइंड आउट किए जाते हैं, अर्थात सॉफ्टवेयर को प्रयोग करते समय आने वाली प्रॉब्लम्स को ठीक किया जाता है। हो सकता है कि डेवलपर और टेस्टर के माइंड में ऐसे उनको आगे कोई फेस हुआ ही ना हो, उनको दिक्कत आई ना हो, बट जब यूज़र यूज़ कर रहा है, यूज़र पता नहीं जाने जाने कहाँ क्लिक कर दे, कैसा उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा है कि उसे पर्टिकुलर एक प्रॉब्लम आने लग गई, डाटा सेव नहीं हो रहा, या डाउनलोड नहीं हो रहा, या रिपोर्ट्स नहीं बन रही, या लिंकेज में प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर में जो टेस्टिंग के दौरान रह गई हो, तो उसको फाइंड आउट करके उसको हम जो ठीक करेंगे, दैट इज़ करेक्टिव मेंटेनेंस। अडेप्टिव मेंटेनेंस, इसमें सॉफ्टवेयर को अपडेट तथा मॉडिफाई तब किया जाता है जब सॉफ्टवेयर को किसी नए प्लेटफॉर्म या नए ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करते हैं। सपोज आपने सॉफ्टवेयर बनवाया तब विंडो 7 थी, ठीक है, उसके प्लेटफॉर्म पर आपने बना दिया, बैंक ने जो नया सिस्टम चेंज किया, सारा सिस्टम मंगवाया, वो विंडो 10 के बेस पे मंगवा दिए। हो सकता है आपका सॉफ्टवेयर का वर्जन पुराना हो और आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आप बैंक यूज़ कर रहा है सपोज जिस कंपनी में, वो एडवांस आ गया, तो आपका सॉफ्टवेयर में वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे रन हो सके या लाइनक्स बेस पे भी रन हो सके। अगर उन प्लेटफॉर्म पे रन नहीं हो रहा, कुछ दिक्कत आ रही है, तो उसको उस प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग
कंपैटिबल बनाया जाता है, दैट इज़ अडेप्टिव मेंटेनेंस। परफेक्टिव मेंटेनेंस में क्या आता है, इसमें सॉफ्टवेयर को लंबे समय तक यूज़ करने के लायक बनाने के लिए सॉफ्टवेयर को अपडेट तथा मॉडिफाई किया जाता है। इसमें यूज़र की आवश्यकता के आधार पर नए फीचर्स को ऐड करते हैं ताकि रिलायबिलिटी और फंक्शनैलिटी बनी रहे। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में इसमें सॉफ्टवेयर को अगर फ्यूचर में फेलियर ना हो, उसको अपडेट और मॉडिफाई करते रहते हैं। आप देखा करो जो एसबीआई बैंक की योनो ऐप है, वो हर 5-6 महीने बाद आपको मैसेज आते हैं, नॉर्मल मैसेज, योनो एसबीआई ऐप इज़ टेम्परेली अनअवेलेबल ऑन दिस डेट इस दिस टाइम टू दिस डेट एंड दिस टाइम। इस डेट इस टाइम से लेकर इतने बजे इतने तारीख तक ये आपकी एसबीआई की योनो ऐप अवेलेबल नहीं रहेगी ड्यू टू शेड्यूल्ड मेंटेनेंस। स्पष्ट वर्ड लिखा होता है, ड्यू टू शेड्यूल्ड मेंटेनेंस। बैंक के सर्वर्स हैं, बैंक का बहुत डाटाबेस है, उनको सेट करना होता है, उनके सर्वर को रिफ्रेश करने होते हैं, सॉफ्टवेयर को अपडेट करना होता है। तो जब आप ये काम कर रहे हो बैंक के सर्वर में, अगर उस ड्यूरेशन में कस्टमर योनो एसबीआई ऐप को मोबाइल से यूज़ करता है तो डाटा में प्रॉब्लम हो सकती है। आपका हो सकता है आपका ट्रांजैक्शन ही ना हो, पैसे कट जाएँ और पैसे आगे ट्रांसफ़र ना हो, आपके माइनस हो जाएँ। तो इस तरह से दिक्कत से बचने के लिए वो एक जर्नल क्या कर देंगे, पहले 3-4 दिन पहले ही मैसेज सेंड करना कस्टमर के पास शुरू कर देंगे, ब्रॉडकास्टिंग करना शुरू कर देंगे कि हमारी जो शेड्यूल मेंटेन है, हम 6 महीने बाद ये शेड्यूल होता है हमारा, हम करते ही करते हैं, तो आप इन 1-2 दिन में इस ऐप को यूज़ ना करें। आप ऑनलाइन एसबीआई जो वेबसाइट है उसको यूज़ कर सकते हैं, योनो ऐप को यूज़ ना करें। ठीक है, जब ऐप की मेंटेनेंस हो जाएगी तो वो मैसेज देंगे योनो ऐप इज़ नाउ अवेलेबल टू यूज़। फिर वो कभी ना कभी वो साइट को मेंटेन करेंगे। देखिए साइट, वेबसाइट हो चाहे ऐप हो, दोनों ही सर्वर पे अपलोडेड होती हैं, लोड हैं, ठीक है, और वो सर्वर से रन होती हैं। उनका ऐप या साइट को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो लैग ना करे, आपकी फास्ट चले और रिलायबिलिटी बनी रहे, दैट इज़ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। अब मेंटेनेंस एक बहुत बड़ा वाइड कंसेप्ट है, हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर फील्ड में हो, मेंटेनेंस सभी जगह रिक्वायर्ड होती है। अब देयर आर नंबर ऑफ रीजन्स वाई मॉडिफिकेशन आर रिक्वायर्ड। मॉडिफिकेशन ज़रूरत क्यों होती है? आपने कोई हार्डवेयर सेटअप लगाया, उसको भी आपको कभी ना कभी मॉडिफाई करना पड़ेगा। आपके मोबाइल्स भी आपके हार्डवेयर आपके चेंज होते रहते हैं, सॉफ्टवेयर चेंज हो रहा है, आपका मोबाइल आउटडेटेड हो जाएगा। तो जो टेक्निकली टेक्नोलॉजीज़ हैं, इतनी वास्ट जो चेंजेस हो रही हैं, इसके देखते हुए इसको हमें मेंटेनेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। मार्केट कंडीशंस, पॉलिसीज विच चेंजेस ओवर टाइम टू टाइम सच एज टैक्सेशन, न्यूली इंट्रोड्यूस कंस्ट्रेंट। अगर पहले जीएसटी नहीं था, अब जीएसटी आ गया, तो साइट चेंज होगी, बिलिंग का प्रोसेस चेंज होगा, सॉफ्टवेयर चेंज करना पड़ेगा। ओके, इनकम टैक्स की वेबसाइट अभी फ़िलहाल हाल ही जून मई 21 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनकम टैक्स का जो आपका जो वेबसाइट है उसको चेंज कर दिया। पहले इनकम टैक्स india.gov.in वेबसाइट थी, अब उनकी वेबसाइट चेंज कर दी है। पहले जो आप फॉर्म भरते थे, आईटीआर भरते थे, उसका फॉर्म अलग था, अब उन्होंने फॉर्म क्वेश्चन फॉर्मेट में कर दिया है। अगर वो कर दिया है तो आपकी रिपोर्ट्स भी अलग फॉर्मेट में आएंगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपने सिस्टम को मेंटेन करना पड़ेगा। क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग हम टाइम टू टाइम सिस्टम को मेंटेन करते हैं, मेंटेनेंस होती है, चेंजेस लाते हैं। होस्ट मॉडिफिकेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस, इनको ध्यान में रखते हुए भी आपको क्या करना होता है, सिस्टम में मॉडिफाई करना होता है, सिस्टम को मेंटेन करना होता है। Host modifications. If any of the hardware and or platform such as operating system on the target host changes, the software changes are needed to keep adaptability. अगर यूज़र अपना सिस्टम चेंज कर देता है, हार्डवेयर चेंज कर देता है, अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज कर देते हो, तो आपके सॉफ्टवेयर में वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो उस नए सिस्टम पे पोर्टेबल हो, मीन्स उस पर ईजिली रन हो सके। अगर आपके कंपनी में ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस होते हैं बिजनेस लेवल पे, सच ए रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ, acquiring another company, organization venturing into new business and need to modify in the original software may arise। अब एक कंपनी का अपना सॉफ्टवेयर है, निसान कंपनी का अपना सॉफ्टवेयर है, अपनी वेबसाइट है, निसान ने डेटसन कंपनी को ओवरटेक कर लिया, ठीक है, डेटसन रेडी को था, डेटसन को ओवरटेक कर लिया निसान ने, तो डेटसन का जो डाटा है वो भी निसान पे आएगा, निसान की साइट भी अपडेट होगी, वो डेटसन के जो मॉडल हैं गाड़ियों के जो चेंज करेंगे, स्पेसिफिकेशन उनका क्लोजर होगा, उनका एग्रीमेंट होगा, वो पॉलिसीज़ वो भी डिस्प्ले करनी पड़ेगी। तो दोनों एंड पे क्या होगा, आपका चेंज करना होता है आपके सॉफ्टवेयर को, तो क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन की नीड है। एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को ओवरटेक कर लिया, ओवरटेक करने का मतलब है कंपनी तो दूसरी वहीं रहेगी, बट उसका जो डाटा है उसको तो आप अपनी कंपनी में मर्ज करोगे ना, ठीक है, तो काफ़ी कुछ चेंजेस उनको इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं, दैट इज़ मेंटेनेंस।
टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस। सो ये आज का हमारा टॉपिक था, कन्वर्जन, मेंटेनेंस, इम्प्लीमेंटेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।